हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स। तो सभी से दरखास्त है कि पेन कॉपी लेके पहले बैठ जाए, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में हम लोग आज ये पढ़ाएंगे कि आपका बोर्ड एग्जाम के लिए आपका क्या क्या जरूरी है केमिकल इक्विलिब्रियम से, और कैसे यहाँ से आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका आप लोग करके आए, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स के लिए हम लोगों को क्वेश्चन जाना बहुत जरूरी है, आंसर प्रॉपर वे से लिखना बहुत जरूरी है, और हम लोगों को ठीक तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम देखिए, पहला चीज जो आता है केमिकल इक्विलिब्रियम का, तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है। इक्विलिब्रियम मतलब देखिए, अगर आपके पास फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट को, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, इसको अगर इस साइड से हम लोग एफ एक फोर्स दे रहे हैं, अगर इस साइड से हम लोग एक F2 और एक फोर्स दे रहे हैं, यहाँ पर F1 पकड़ लीजिए, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस कंपाउंड इज इन इक्विलिब्रियम तभी रहेगा जब आपका F1 इज इक्वल टू F2 रहेगा। इसका मतलब क्या है, अगर इस साइड से आपका फोर्स जो है, इस साइड से आपका जो फोर्स है और इस साइड का जो फोर्स है, अगर आपका इक्वल हो गया, तो हम लोग देखेंगे कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, ये आपका स्टैटिक रह जाएगा। तो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड, ठीक है। और ऐसा है कि अपने एक पानी भर रहे हैं एक बाल्टी में एक पानी भर रहे हैं आप, ठीक है। यहाँ पर अपने नल से पानी भरना शुरू कर दिए ऐसे। अब हम लोग देख रहे हैं कि जितना पानी आपका यहाँ पर एंटर हो रहा है और यहाँ पर एक छेद कर दिया, उतना ही पानी अगर आपका यहाँ से निकल जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे ये जो आपका पानी का लेवल है, ये ना अप होगा ना आपका डाउन होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका कांस्टेंट रहेगा। तो दिस इज इन ऑल्सो इक्विलिब्रियम है, ये आपका जाता रहा है। इसका मतलब क्या है, इट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो हम लोग देख रहे हैं कि दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है। एक है आपका स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक है आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब देखिए, स्टैटिक जो इक्विलिब्रियम है, ये आपका सब ऑब्जेक्ट के लिए, आपका ऑब्जेक्ट है उसके लिए आपका एप्लीकेबल है। जो आप लोग टच कर सकते हो उसके लिए एप्लीकेबल है। मगर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज ओनली वैलिड फॉर केमिकल चेंजेस में भी आपका क्या है, आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम वैलिड है। ठीक है, तो उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन आपका क्या होता है, थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। अगर आपको इसका डेफिनेशन मांगे तो आप लोग ऐसे लिखेंगे, रिएक्शन इज सेड टू बी रिवर्सिबल if the composition of the reaction mixture on the approach of equilibrium at a given temperature is the same irrespective of initial state of system। इसका मतलब क्या है, जैसे A प्लस बी, हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका अगर C प्लस डी दे दे और ये आपका इक्विलिब्रियम में रह जाए एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन is in equilibrium and this reaction is called reversible। रिवर्सिबल मतलब क्या है, कि जो रिएक्शन आपका कंप्लीट कंज्यूम नहीं होता है, जहां पर आपका कंप्लीट कंज्यूम ऑफ सबस्ट्रेट आपका नहीं होता है, ठीक है, ऑफ सबस्ट्रेट आपका नहीं होता है। इसका मतलब है क्या, ए प्लस बी पहले आपका सी प्लस डी बनाता है और सी प्लस डी फिर से आपका ए प्लस बी बनाना शुरू कर देता है आफ्टर सम टाइम। तो हम लोग देखेंगे कि एक टाइम के बाद आपका ए प्लस बी का कॉन्सेंट्रेशन आपका कम हो रहा है, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कम होगा,
और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, मगर हम लोग एक टाइम के बाद हम लोग देखेंगे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन is remain constant, said to be reversible if the composition of the mixture on an approach of equilibrium at given temperature, it is the same irrespective of initial state। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन आपका पहले से रिवर्सिबल होगा इरिवर्सिबल होगा आप जान नहीं सकते। अगर ये रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एक टाइम के बाद आपका क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट हो जाता है। तो दिस इज योर रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे आपका अगर H2 गैस, अगर आपने I2 गैस के साथ रिएक्शन कराया तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका 2Hi आपका जनरेट होता है, जो भी आपका गैस है। मगर ये रिएक्शन आपका रिवर्सिबल इन नेचर है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आफ्टर सम टाइम आपका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका रिमेन क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट। अगर आपका प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन या फिर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन आपका रिमेन कांस्टेंट हो गया आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपको 5 मिनट के बाद हो सकता है, 10 मिनट के बाद हो सकता है, 1 घंटे के बाद हो सकता है। बट if product concentration and reactant concentration is constant for a particular time period of reaction progress, तो हम लोग बोल पाएंगे this reaction is in equilibrium। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं कि ये रिएक्शन अगर आपका हम लोग देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में है, तो इस रिएक्शन का हम लोग बोलेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। उसके बाद और एक रिएक्शन है, जैसे Ag+ in aqueous plus Fe2+ in aqueous, अगर हम लोग दे देंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। दिस रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो आपका क्या होगा, दिस रेडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो आपका, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये आपका रिवर्सिबल रिएक्शन है, जहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आफ्टर सम टाइम प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन एज वेल एज रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेनिंग सेम। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो जाता है, ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो जाता है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट लिख दीजिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ऐसा रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल। तो ये आपका यूनी डायरेक्शनल रिएक्शन होगा, डायरेक्शनल रिएक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए कौन सा रिएक्शन आपका यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पीपीटी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये रिएक्शन आपका आपका इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। एक 2 नंबर है एसिड बेस रिएक्शन, जो आपका बहुत फास्ट होता है। दिस एसिड बेस रिएक्शन भी आपका क्या होता है, आपका इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। और एक बात है कॉम्बशन रिएक्शन, ये भी आपका क्या होता है, कॉम्बशन रिएक्शन। ये भी आपका हम लोग जानते हैं कि ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। इसका मतलब है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर आप एक पेपर को आप जला देंगे तो हम लोग देखेंगे ये आपका ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, इन बिटवीन ये रुकता नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट होकर ही रुकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन भी एक आपका क्या होगा, एक आपका इरिवर्सिबल नेचर रिएक्शन का एक एग्जांपल होगा। ठीक है, और उसके बाद जैसे आपका रेडॉक्स रिएक्शन, ये सब रेडॉक्स रिएक्शन जैसे जिंक, ये आपका Copper 2+, ये आपका डेनियल सेल का इक्वेशन है, ये आपका डेनियल सेल का इक्वेशन है, जहां पर आपका
ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाता है और ये आपका कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, रिवर्सिबल रिएक्शन के जब हम लोग पढ़ाए थे तब हम लोग देखे थे कि ये आपका डबल हेडेड एरो या फिर इज इन इक्विलिब्रियम में जब होता है तब आपका क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शन हम लोग क्या देख रहे हैं, दिस इज सिंगल हेडेड एरो, तो दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन तो फिर आपका कंप्लीट होता है, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मगर आपका जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ये आपका इनकम्प्लीट रहेगा। इनकम्प्लीट क्यों रहेगा, क्योंकि आफ्टर पीरियड सम पीरियड ऑफ टाइम हम लोग क्या देखेंगे, आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम जो आपका ए प्लस बी मिलके आपका सी प्लस डी हुआ, सी प्लस डी फिर से कंबाइन करके आपका ए प्लस बी बनाना शुरू कर दिया है। तो आपका मान लीजिए 80% या फिर 40% रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, तो ए प्लस बी से आपका 40% ही कन्वर्ट हुआ है। उसके बाद आपका सी प्लस डी जो जनरेट हुआ वो फिर से आपका एसोसिएट करके ये खुद से रिएक्शन करके ए प्लस बी बना रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका जब आपका इन दोनों का रेट सेम हो जाएगा तब आपका हम लोग देखेंगे ऑलमोस्ट जो रिएक्शन है ये आपका चल रहा है, मगर हम लोग क्या बोल समझेंगे कि ये आपका रिएक्शन मतलब ठहरा हुआ है। मगर हम लोग देखेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन बट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होने के कारण ये हो रहा है कि आपका ऑलमोस्ट लुक्स लाइक कि दिस रिएक्शन इज स्टॉप्ड एट ए पार्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर आपका अचीव हो रहा है, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो रहा है कहाँ पर, इक्विलिब्रियम आपका अचीव हो रहा है इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ प्रोसेस at which properties like pressure, temperature, pressure, concentration of the system do not show any change, do not शो एनी चेंज। इसका मतलब क्या है, अगर आप देखें कि कोई भी रिएक्शन में आपका कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ये सब आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन मे बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो हम लोग क्या होता है, तो आपका क्या होता है, सपोज ए प्लस बी एक रिएक्शन है, ये आपका इक्विलिब्रियम है, सी प्लस डी में गया है जो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन के एग्जांपल था। तो हम लोग देखेंगे सपोज इनिशियल टाइम में आपका क्या हो रहा था, ए और बी आपका सपोज 1 मोल था, सी एंड डी आपका 0 0 था। एट टाइम टी तो हम लोग देखेंगे ये आपका 1 - ए मोल गया है, इसका 1 - बी मोल गया, ये आपका सी मोल हुआ है, ये आपका डी मोल हुआ है। एट टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम हम लोग देख रहे हैं कि सपोज ए ए इक्विलिब्रियम एंड बी 1 - बी बी इन इक्विलिब्रियम और सी इन इक्विलिब्रियम एंड डी इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए इसका जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है, सी एंड डी का कॉन्सेंट्रेशन, दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपका क्या होगा, ये भी कांस्टेंट होगा, इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है ये भी आपका कांस्टेंट होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका ए से बी जितना आपका सी से डी आपका कन्वर्ट हो रहा है उतना ही सी प्लस डी आपका जुड़ के ए प्लस बी उतना ही आपका प्रोड्यूस हो रहा है। तो दैट्स व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। तो हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बहुत सारे एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है, मैंने बोला था कि जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। तो आपको ऐसे देखने से लगेगा कि रिएक्शन इज नॉट प्रोग्रेसिंग। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट
और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन इज रिमेन कांस्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ टाइम, तो हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपका रिएक्शन स्टॉप्ड हो गया है। नहीं, रिएक्शन इज गोइंग ऑन, बट इफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जा रहा है, तो हम लोग देखेंगे जितना आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस रिएक्शन इज गोइंग ऑन, बट the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. That's why the equilibrium is not change any concentration, not change any concentration. But सिर्फ concentration ही आपका चेंज नहीं होगा, आपका टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा और प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अगर आप दोनों इसको चेंज करोगे तो जो आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ है या फिर होगा, वो आपका डिस्टर्ब होगा बाई, अगर बाई अगर आप इसको इफेक्ट करोगे टेम्परेचर एंड प्रेशर को। ठीक है, तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी आपका दो तरह का होता है, एक है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम। बट इन दिस चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम आपका क्या होता है, क्योंकि इसका नाम ही है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखते हैं, चलिए। तो केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होगा जहां पर आपका क्या होगा, जहां पर आपका हम लोग बोल सकते हैं कि जहां पर आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए केमिकल इक्विलिब्रियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये कैसा होगा, द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, तो हम लोग बोल सकते हैं द इक्विलिब्रियम इज डायनामिक, इज डायनामिक। डायनामिक मतलब क्या है, हम लोग बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आपका चल रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होने के कारण ये आपका क्या होगा, ये आपका ऑलमोस्ट आपको देखने में लगेगा कि रिएक्शन इज स्टॉप्ड, रिएक्शन इज स्टॉप्ड। बट हम लोग जानते हैं कि रिएक्शन आपका स्टॉप्ड नहीं हुआ है, दिस इज डायनामिक, जहां पर आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है। इस कारण आपका क्या होगा, रिएक्शन आपको देखने में लगेगा अपेरेंटली द रिएक्शन इज स्टॉप। सेकेंड जो पॉइंट है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये हम लोग जानते हैं। एंड द ऑब्जर्व प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम सच एज प्रेशर, concentration, density remains invariant with time। तो हम लोग क्या देखेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो प्रेशर और आपका क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन और आपका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दीज आर आपका क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द टाइम, रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम, ड्यूरिंग द इक्विलिब्रियम। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है, द केमिकल इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच फ्रॉम ईदर साइड, फ्रॉम ईदर साइड स्टार्टिंग विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सपोज आपका N2 plus 3H2, दिस इज हेबर प्रोसेस फॉर एमोनिया प्रोडक्शन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10 में या फिर क्लास 9 में भी। देखिए ये आपका गैस है, ये आपका गैस है, ये आपका गैस है। तो हम लोग देखेंगे कि ये आपका जब आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा तो आपका क्या नहीं होगा, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका प्रेशर चेंज नहीं होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा और इसका डेंसिटी भी आपका चेंज नहीं होगा। कोई भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का ये सब जो आपका फिजिकल पैरामीटर है, दिस रिमेन्स अनचेंज, दिस रिमेन्स अनचेंज। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ड्यूरिंग द रिएक्शन, ड्यूरिंग द रिएक्शन ये आपका क्या होगा, दिस पैरामीटर्स आर रिमेन कांस्टेंट। और आपका एक चीज होगा कि इक्विलिब्रियम आपका दो साइड से आपका कर सकते हैं, ये आपका एक इक्विलिब्रियम है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2NH3, this can be in equilibrium with N2 plus 3H2। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बोथ रिएक्शन आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर आपने एक कैटलिस्ट दे दिया, सपोज एक कैटलिस्ट दे दिया,
तो कैटलिस्ट आपका क्या करता है, कैटलिस्ट आपका कोई भी रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि ये आपका रिएक्शन को फास्टर कर देता है, फास्टर कर देता है। इसका मतलब क्या है, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इफ वी ऐड कैटलिस्ट, इफ यू ऐड कैटलिस्ट, तो ये आपका क्या करता है, जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव होता है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट equilibrium will achieve faster, equilibrium will achieve faster, will achieve faster, achieve faster। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट आपका फास्टर जो इक्विलिब्रियम होगा वो आपका अचीव होगा, ठीक है। बट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, डेंसिटी and pressure will remain unchanged, will remain unchanged, ठीक है, will remain unchanged। उसके बाद हम लोग एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम पर्पस। तो पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि आपका ये लॉ आपका क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, टू दिस लॉ, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन at a given temperature, at a given temperature is direct, given temperature is directly proportional, is directly proportional, proportional to the product of, to the product of active mass, product of active mass, active mass of reactants, reactants, ठीक है, raised to the, raised to the power, power equal to, power equal to, equal to stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient of the balanced chemical equation at a particular instant of reaction, coefficient of a balanced chemical, balanced chemical equation of a balance, balance chemical equation, chemical equation at a particular instant of reaction, particular instant of reaction, particular instant of reaction। अब ये क्या बोल रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर आपके पास ऐसा एक रिएक्शन है, ए प्लस बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, तो यहाँ पर ए का कोएफिशिएंट क्या है, ए, बी का कोएफिशिएंट क्या है, बी, एंड सी का कोएफिशिएंट क्या है, स्मॉल सी, एंड डी का कोएफिशिएंट है स्मॉल डी, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ये आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में क्या है देखिए, तो ये रिएक्शन का रिएक्टेंट में हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये आपका क्या है, दिस आर द नॉट कॉन्सेंट्रेशन, दिस आर द एक्टिव मासेस, एक्टिव मासेस of A and active masses of B। और जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, इफ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस आपको करना आता है फ्रॉम मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर से, हम लोग जानते हैं कि ये आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन कैसे बनाते हैं। तो ये आपका स्टोइचियोमेट्री चला गया, ये आपका स्टोइचियोमेट्री चला गया, ठीक है। The rate of reaction is directly proportional with the active masses of A and active mass of A and active mass of B. These are the reactants, and जो stoichiometry होगा वो आपका पावर में चला जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम लोग प्रोपोर्शनलिटी से
डायरेक्ट इक्वल टू में लाए तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा। तो दिस के इज कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, जहां पर हम लोगों ने प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग इक्वल कर दिए। तो के इज ए कांस्टेंट कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो हम लोग देखेंगे तो आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आपका क्या होगा, ये आपका हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका रेट कांस्टेंट, दिस इज योर रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, ये इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये आपका रहेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रेट कांस्टेंट में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ के। तो के इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन divided by concentration of A to the active mass of A to the power A and active mass of B to the power B। ये हम लोग जानते हैं कि किसी भी टर्म में जब आपका गैसियस मॉलिक्यूल होगा, गैसियस मॉलिक्यूल होगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर हम लोग जो एक्टिव मास ले रहे हैं, एक्टिव मास कैन बी रिप्रेजेंट बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जब आपका एक्वस मीडियम में होगा तब हम लोग देखेंगे एक्टिव मास को, या फिर आपका लिक्विड होगा, एक्टिव मास को ये आपका कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट किया जाता है। तो यूनिट ऑफ के क्या होगा, तो यूनिट ऑफ के होगा आपका क्या होगा, देखिए तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन मतलब आपका कॉन्सेंट्रेशन चेंज, कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ टाइम, ये है आपका रेट ऑफ रिएक्शन। कितना टाइम में आपका कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। ठीक है। यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका ए का अगर हम लोग एक्वस मीडियम में ले या फिर आपका कोई भी लिक्विड स्टेट में ले ले, तो ये एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंसंट्रेशन एंड बी एक्टिव मास कैन बी रिप्लेस्ड बाय इट्स कंसंट्रेशन। तो हम लोग यहाँ पर इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को मिल सकता है कि ये आपका कितना होगा। ठीक है। तो कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन एंड टाइम इनवर्स, देखिए तो जहाँ पर एन है आपका ओवरऑल ऑर्डर, एन है आपका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखिए ये आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म का ही ए एंड बी, तो हम लोग बोल सकते हैं एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है। तो ये आपको दिया जाएगा व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन, इन केस ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाउ डू यू डिफाइन रेट कांस्टेंट, तो हाउ विल यू डिफाइन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर ओ आर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट to the power stoichiometric coefficient and active mass of another reactant to the power stoichiometric coefficient। तो हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, अगर आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट हो जाए, यूनिटी हो जाए, तो हम लोग जानते हैं ये आपका ये पार्ट जो होगा ये भी आपकी यूनिटी अगर हो जाए दोनों, तो हम लोग बोल सकते हैं कि आपका K इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन होगा। यस और नो, यस। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन रेट, फॉर यूनिट concentration of reactant rate, reactant rate of reaction is equal with rate constant of reaction, is equal with rate constant of reaction, rate कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, वही तो मैंने बोला है। देखिए जब ये
ए का कॉन्सेंट्रेशन या फिर बी का कॉन्सेंट्रेशन आपका यूनिटी होगा, तो आपका ये क्या होगा, के इज इक्वल टू आर वन रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग बोले हैं कि फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इज इक्वल विथ रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट को हम लोग किसी भी टाइम पे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी हम लोग बोल सकते हैं, रेट कांस्टेंट भी आपका बोल सकते हैं। तो आप लोग क्या किए, के को डिफाइन कर सकते हैं, के को डिफाइन कर सकते हैं जो आपका रेट कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, ये आप डिफाइन कर सकते हैं। और इसका यूनिट जो है ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ये मैंने दिखाया, देखिए ये आपका मैंने दिखा दिया कि आपका कॉन्सेंट्रेशन जो पार्ट है उसको 1 - n, जहां पर n इजिकल टू हम लोग क्या जानते हैं, n इजिकल टू ऑर्डर a प्लस बी के इक्वल है, और टाइम इनवर्स, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन मीन्स कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन चेंज विथ टाइम, ठीक है। तो ये आपका गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देखेंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लेते हैं, जहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका हम लोग जानते हैं मोल्स पर लीटर में होता है, मोल्स पर लीटर ये आपका कॉन्सेंट्रेशन होता है। और ये यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आपका इक्विलिब्रियम अगर हम लोग ड्रॉ करें तो हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग रिएक्टेंट का देख रहे हैं, रिएक्टेंट का हम लोग क्या देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम आपका क्या होगा, विथ टाइम आपका इक्विलिब्रियम हम लोग देखेंगे, विथ टाइम आपका क्या होगा, ये आपका विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन आपका घटेगा, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन विथ टाइम आपका घट रहा है। और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अगर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एट ए टाइम, जब आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ये आपका 0 से शुरू होके आपका इंक्रीज कर रहा है, अगर ये रिएक्शन ये आपका इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो होगा, यहाँ पर जो होगा हमारा, थोड़ा सा ड्राइंग खराब है तो इसलिए आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज, एंड रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ये जो है ये भी आपका रिमेन अनचेंज है, रिमेन अनचेंज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है ये आपका रिएक्टेंट में आ रहा है, और रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है वो आपका प्रोडक्ट में आ रहा है। तो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, टाइम आपका अनचेंज है, इसी पोजीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम लोग जानते हैं इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होता है, जहां पर आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज होता है, रिमेन अनचेंज होता है। और एक आपका आप ले लीजिए, यहाँ पर अगर आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, इसके साथ साथ अगर हम लोग टाइम को प्लॉट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन का हम लोग देखेंगे फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में आपका क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में, फॉरवर्ड रिएक्शन में हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपका क्या होता है, घटता है, ये आपका प्रोडक्ट में आ जाता है, प्रोडक्ट में आ जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन आपका घटेगा विथ टाइम, और यहाँ पर आपका फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये आपका ये बढ़ेगा, जब आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम हो जा रहा है, ये आपका बैकवर्ड है। तो आपका हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर जहां पर आपका फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन ये आपका इक्वल हो जा रहा है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस पॉइंट इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम लोग बोल सकते हैं इन इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन, द फॉरवर्ड रिएक्शन rate is is equal with backward reaction rate, backward reaction rate। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि
जब भी कोई रिएक्शन आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो होगा वो आपका इक्वल होगा। और एक बात बोल सकते हैं, अगर आपका प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन अनचेंज हो जाए तो उसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा काम पे लगाए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लीजिए हमारे पास है, अभी देखेंगे केपी एंड केसी आएगा, केपी एंड केसी आएगा। तो केपी क्या है, इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट, जहां पर हम लोग ये एक्टिव मास का टर्म को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन से, वो आपका केसी होगा। जहां पर आपका एक्टिव मास का पार्ट को हम लोग पार्शियल प्रेशर से रिप्रेजेंट करेंगे, वहां पर होगा आपका केपी। तो केसी रिप्रेजेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड केपी रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। अब देखिए कहां पर कॉन्सेंट्रेशन होगा, इफ इट इज इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड स्टेट, और ये आपका इफ इट इज गैसियस मॉलिक्यूल, इफ इट इज गैसियस मॉलिक्यूल। तो देखिए कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल्स का आप कॉन्सेंट्रेशन में लिख सकते हैं, कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल का डेंसिटी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन वो आप लिख सकते हैं। तो फॉर गैसियस मॉलिक्यूल आप केसी भी यूज कर सकते हैं और केपी भी यूज कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग सिर्फ क्या यूज करेंगे, केसी। और इन केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल हम लोग सिर्फ यूज करेंगे केपी, ठीक है। तो एक रिएक्शन लिख लेते हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। सपोज ए प्लस बी बी गिव्स यू एक सी सी प्लस डी डी। एक आपका जनरल रिएक्शन है, जहां पर आपका फॉरवर्ड रिएक्शन अगर हम लोग देख रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये आपका, हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन से, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपका किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज डिपेंड्स अपॉन आपका कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ ए एंड एक्टिव मास ऑफ बी टू द पावर ए एंड बी, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में ले आए तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी। और यहाँ पर अगर हम लोग इसको इक्वल करें तो यहाँ पर आपका के एफ हम लोग लगा दे रहे हैं क्योंकि ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो के एफ मतलब आपका रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन एंड बी बी ये आपका हो गया, ठीक है। तो दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर आपका बैकवर्ड रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं, बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में आपका क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन में हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका प्रोपोर्शनल होगा आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी टू द पावर सी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी टू द पावर डी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग एक कांस्टेंट ला रहे हैं, ये यहाँ पर आपका के बी होगा बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी, ठीक है। ये हो गया। और हम लोग जानते हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम हम लोग क्या जानते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये होता है बैकवर्ड रिएक्शन, ये आपका होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं के into a to the power a and b to the power b is equal to kb in c to the power c and d to the power d, ये होगा। और देखिए kf डिवाइडेड बाई kb इज इक्वल टू ये क्या होगा, ये अब देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ c टू द पावर c, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ d टू द पावर d एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द पावर a एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बी, यही तो है आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो दिस इज के इक्विलिब्रियम,
के इक्विलिब्रियम, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, के सी। जब हम लोग इक्विलिब्रियम का सब टर्म को अगर कॉन्सेंट्रेशन से डिनोट करें तो ये आपका के सी बन जाएगा। तो के सी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं के सी इज इक्वल टू सी टू द पावर सी एंड डी टू द पावर डी। यहाँ पर आपका ए टू द पावर ए एंड बी टू द पावर बी। तो हमने क्या बोला है, के सी कब होगा, जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग किससे, बाय कॉन्सेंट्रेशन टर्म से हम लोग डिनोट करते हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे केसी। और केपी कहाँ पर होगा, जहां पर आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ सी टू द पावर सी into partial pressure of D to the power D divided by partial pressure of A to the power A and partial pressure of B to the power B। ये अगर होगा तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर भी आपका इक्विलिब्रियम जो कांस्टेंट है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, बाई डिनोटिंग बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो केपी होगा और केसी होगा, ये आपका एक रिलेशन में आ सकता है। कैसे रिलेशन, सपोज ए जो आपका जनरल रिएक्शन है, ऑल कंपाउंड्स आर गैसियस मॉलिक्यूल्स, सपोज ऑल कंपाउंड्स आर गैसियस मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग जानते हैं एंड दिस गैस इज आइडियल गैस। आइडियल गैस, आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस वो होता है जिसको आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, और जो आपका जो आपका गैस इक्वेशन को, आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करता होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल गैस। जो आपका बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस। ठीक है, जैसे देखिए अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, सब लोग जानते हैं ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं पी ऑफ गैस इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, ऐसा होगा। अब देखिए एन बाई वी आर टी इज इक्वल टू, एन बाई वी आर टी इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन और डेंसिटी। तो पी बाई आर टी इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, दिस इज एन बाई मोल बाई यूनिट वॉल्यूम अगर हम लोग कर रहे हैं, दिस इज योर कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अगर आपका C का कॉन्सेंट्रेशन होगा, सपोज C का कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ C डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, अगर D का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो ये दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ D डिवाइडेड बाय RT। अगर हम लोग A का कॉन्सेंट्रेशन निकालना चाहते हैं तो दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाय RT। और आपका अगर हम लोग बी का निकालना चाहते हैं तो ये आपका होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय आर टी। अब देखिए यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए, तो केपी इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं कि केपी इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइडेड बाय आर टी टू द पावर C and partial pressure of D divided by RT to the power D divided by partial pressure of A to the power by RT to the power A and partial pressure of B divided by RT to the power B। ये अगर हम लोग लिख सकते तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए, तो ये अगर हम लोग ऐसे डिनोट करें पी सी टू द पावर सी इंटू पी डी टू द पावर डी डिवाइडेड बाई पी ए टू द पावर, दिस इज योर के सी अगर हम लोग देखिए तो ऐसे 8 PA टू द पावर ए एंड पी बी टू दावर बी अगर हम लोग कर दें तो ये बार आपका इंटू आर टी टू दावर क्या हो रहा है, सी प्लस डी माइनस ए बी, ए प्लस बी, ऐसा हो रहा है।
इज इक्वल टू के सी। अब देखिए दिस टर्म इज कॉल्ड केपी। केपी इज इक्वल टू इंटू केपी इंटू आर 1/RT 1/RT to the power C plus G minus A plus B इजिकल टू के सी। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन, जहां पर डेल एन आपका क्या होगा, स्टोइचोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट।